जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 संस्कृत का मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर आपके यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। ठीक इसी पैटर्न पर आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम हॉल में जो पेपर मिलेगा उसमें देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो को स्किप किए बिना देखना है। आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। हो सकता है यही पेपर आपको आपके यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें देखने को मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे समय इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक 70 का है। ये निर्देश दिए गए, इनको आपको पढ़ लेना है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में जो है वो 2 उपखंड हैं, खंड का और खंड खा। और चौथा निर्देश है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट नीले अथवा काले बाल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है आपको। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सारे जो पेपर हैं उनकी आपको PDF मिल जाएगी। पांचवा इसके बाद निर्देश है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 20, उनके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपके जो अगर 20 सही होते हैं तो आपको टोटल 20 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद छठा निर्देश है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। और 8वां निर्देश है कि खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। और 10 नंबर आपका 9 नंबर है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो ये थे आपके कुछ निर्देश, जिनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद खंड आ आपका आता है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। OMR सीट आपको आपके एग्जाम हॉल में जब परीक्षा केंद्र में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसी पर आपको एक टोटल 20 क्वेश्चंस जो हैं इनको आपको गोला करना है अच्छी तरीके से पढ़ करके। तो प्रश्न 1 एवं प्रश्न 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इससे जो 1 नंबर प्रश्न है और 2 नंबर प्रश्न है ये पूछा गया है। तो आपका 1 नंबर प्रश्न है कि उक्त प्रश्न संख्या 1 है कि उक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो जैसे ही आप गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पे संग्रह लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पाठ है, आदि शंकराचार्य। कौन सा पाठ है, आदि शंकराचार्य। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है, शंकरा कस्मिन प्रदेश से जन्म लेभे। जो शंकर थे वो किस प्रदेश में उन्होंने किस प्रदेश में जन्म लिया था। तो आपको प्रदेश भी इसी में मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। जम्बूद्र कूले जन्म लेभे। तो इस प्रकार से आपका कहाँ पर, केरल प्रदेश में इन्होंने जन्म लिया था। कहाँ पर, केरल प्रदेश में। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि गुरु नानकस्य पितुः नाम किम। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो गुरु नानक के पिता का नाम कालू मेहता था। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है इसके लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि वृक्षाः कय सलिलपानम कुर्वन्ति। यानी कि जो वृक्ष हैं वो कैसे अपना सलिलपान करते हैं, यानी कि कैसे वे जल ग्रहण करते हैं। तो वे पादय है, यानी कि पैरों से अर्थात जड़ों से जो है वृक्ष जल को ग्रहण करते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं, पानी को पीते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कितने हैं, 3 रत्न हैं। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है
कि अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः। तो इसमें आपको बताना है, इन लाइनों को आपको पूर्ण करना है। लिखा है श्लोक की पंक्ति पूर्ण करें, तो यहाँ पे नित्यम हो जाएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सूक्ति जो है पाठ से उद्धत है। किस पाठ से उद्धत है? आपका जो पाठ है कौन सा है वो बताना है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, गीतामृतम से ये उद्धत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, किम नाटकम दृष्ट्वा गांधीना हृदय परिवर्तितम। यानी कि कौन सा नाटक देख करके गांधी का हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया था। तो आपने पढ़ा होगा हरिश्चंद्र। कौन सा? हरिश्चंद्र। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है कि नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति। नागानंद नाटक के रचयिता हैं, कौन है? आपको बताना है, हर्षवर्धन। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है कि सन्मित्र लक्षणमादिम प्रवदन्ति सन्ति। तो इसमें इति का अकथत, यह किसने कहा है? तो यह जसविंदर ने कहा था। आप देख लेंगे ये जो पंक्ति है ये किसने कहा था, तो जसविंदर ने कहा था। आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। इसके बाद अब उपखंड है। उपखंड का मतलब ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये भी आपके सिलेबस से ही हैं, लेकिन ये ग्रामर पोर्शन से हैं। कहाँ से हैं? ग्रामर से हैं, अर्थात संस्कृत व्याकरण के ये प्रश्न हैं जिनको आपको ओएमआर शीट पर ही करना है। 11 नंबर प्रश्न आपका है, इक प्रत्याहार के वर्ण हैं। इक प्रत्याहार के वर्ण आपको बताना है। तो अयुड़ रिल रक अयुंग अयोज है वरठ लड़ यमंग गणनम, ये जो आपके 14 महेश्वर सूत्र हैं उन्हीं से प्रत्याहार बने हैं। तो इक प्रत्याहार में आ जाएगा आपका इउड़ लिरिक। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, ता का उच्चारण स्थान है। आपको ता का उच्चारण स्थान बताना है। तो आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। जैसे त, हमने ता बोला तो जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, वो दंत को छूती है। क्या करती है? दांतों को स्पर्श करती है। इसलिए त का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, हरिम वंदे में संधि है। हरिम वंदे में आपको संधि बतानी है। तो ये अनुस्वार संधि है। कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है कि नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमः धन ते, बी वाला ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। राज्ञा जो शब्द है वो किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो मैं आपको बता दूं, जो राज्ञा है वो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। बी वाला आपका ऑप्शन 100% सही होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न संख्या 16 है कि वारी पद का षष्ठी एक वचन का रूप है। तो वारी का जो षष्ठी एक वचन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वारिड़ाह। कौन सा हो जाएगा? वारिड़ाह। तो आपको जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रकार से वारिड़ाह। यहाँ पर किसी ऑप्शन में ऐसा है नहीं है, तो इसमें से आपका कोई भी सही नहीं है। अगर हम माने तो आपको ये पहला वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बिंदी रखी है तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल आपको देख लेना है कि इसका आंसर क्या है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि नमामि रूप है। नमामि रूप है किस विभक्ति, किस लकार, किस वचन का रूप है, ये आपको बताना है। तो नमामि जो है ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। इसको आप भी देख लेना एक बार क्या सही है इसका आंसर। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है कि भवेयुः रूप किस लकार का है। जो भवेयुः है ये किस लकार का है?
तो मैं आपको बता दूं कि जो भवेयु है ये आपका विधिलिंग लकार का रूप है। डी वाला ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, प्रतिदिनम में समास है। जहां पर उपसर्ग लग जाता है वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है, आप सभी को पता होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 है, त्रिभुवनम समास का विग्रह है, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका सही, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, यानी कि ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद खंड बा है आपका, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। ये जो आपके टोटल 20 प्रश्न थे ये OMR बेस्ड थे, लेकिन अब जो आपको प्रश्न मिलेंगे ये वर्णात्मक हैं। इनको आपको कहाँ पर लिखना है, OMR सीट पर नहीं लिखना है, बल्कि आपको एक कॉपी दी जाएगी, एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उस पर आपको ये सारे प्रश्नों के जवाब लिखना है। उपखंड यहाँ पर देख पाएंगे खा है, खंड बा है आपका, निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद इनकी आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। इनको आपके जो टीचर होंगे, सब्जेक्ट टीचर, उन्होंने आपको अच्छी से पढ़ाया होगा, उसका आपको इसका अनुवाद कर देना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो ये 3 पाठ दिए गए हैं, कविकुल गुरु कालिदासः, और खा है विश्व कवि रविंद्रः, और गा है कि मदन मोहन मालवीयः। 3 जो दिए गए हैं इनमें से एक का आपको अनुवाद, इसका एक का सारांश आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। 2 दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ आपको एक का किसमें व्याख्या करनी है, हिंदी में, संस्कृत में नहीं करनी है, हिंदी में करनी है आपको। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये 3 सूक्तियाँ दी गई हैं, 3 में से सिर्फ आपको एक का हिंदी में व्याख्या करना है, 3 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर देख पाएंगे संस्कृत लिखा, तो आपको संस्कृत में लिखना है। ये श्लोक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद एक का आपको संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत में अर्थ लिखना है इसका। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पर देख पाएंगे, चाहे आप महात्मा गांधी का लिखें, जीमूत वाहन का लिखें, दीपक का लिखें, 3 में से सिर्फ आपको एक का जीवन परिचय लिखना है। 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 6 का खा। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 में से सिर्फ आपको एक का संस्कृत में उत्तर देना है। महात्मा कुत्र जन्म लेभे, महात्मा ने कहाँ जन्म लिया, ये बताना है इसको। इसके बाद उपखंड खा है, इसमें आपको ग्रामर पोर्शन दिया गया है, ग्रामर यानी कि व्याकरण के क्वेश्चन है। 7 का है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। ये जो अंडरलाइन किया गया है इसमें आपको विभक्ति बतानी है, वो भी नियम निर्देश पूर्वक, यह आपको पता होगा, कर लेना। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। आपको एक में प्रत्यय लिख देना है। आप सभी को पता होगा कि उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं और प्रत्यय जो हैं वो आपके शब्द के पीछे लगते हैं। तो लिखा है पठनीय अजागंतुम, तो इसमें आपको प्रत्यय लगाना है। जैसे पठनीय में लगा दोगे तो पठित्वा हो जाएगा, गंतुम में लगा दोगे तो आपका गंतुम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लगा लेना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। आपको वाच्य परिवर्तन करना है। सीता पत्रम लिखति, 3 दिए गए, 3 में से सिर्फ आपको एक का करना है, 3 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे टोटल आपको 5 वाक्य दिए गए हैं, 5 में सिर्फ आपको 3 के संस्कृत में अनुवाद करना है।
इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 लाइनों का निबंध लिखना है। ये आप इतने टॉपिक आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको एक टॉपिक पर जो है 8 लाइनें लिखनी है, वो भी संस्कृत में। इसके बाद आपका आता है प्रश्न संख्या 11 और इस पेपर का ये लास्ट यानी कि अंतिम प्रश्न है। तो निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे 2 नहीं, आपको टोटल 5 दिए गए हैं पद, इनमें से सिर्फ आपको 2 का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये आप कर लेंगे अच्छी तरीके से, हमें पता है। तो ये था आपका कक्षा 10 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।